Hello students, welcome everyone. So we are going to start with the part third of cell chapter. So in the previous class we have done the discussions about more of plasma membrane. We have understood about plasma membrane and we have understood about the different types of solution, hypotonic, hypertonic and isotonic. Now in this part I will be covering the topics regarding cell wall, nucleus and chromosome, some aspect of chromosome. तो सबसे पहले तो सेल वॉल के बारे में स्टडी करता है. इतना तो आपको पता है कि जो सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ आपको प्लांट सेल्स में ही मिलता है. इट इज़ नॉट अवेलेबल इन एन एनिमल सेल बिकॉज ऑफ द क्वाइट ऑब्वियस रीजन्स, राइट. तो सबसे पहले सेल वॉल है क्या? ये एक रिजिड लेयर है. रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है ना. विच बेसिकली लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which occurs only in the plant cells. Okay, that's a simple definition for a cell wall. एक rigid layer है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलता है and it is only available in a plant cell. Okay, अगर हम इसके फीचर्स पे ध्यान दें, सबसे पहला फीचर है इट इज़ नॉन लिविंग, क्वाइट नेचुरल. ये सिर्फ एक आउटर कवरिंग की तरह काम आता है, सो इसलिए नॉन लिविंग है. फ्रीली परमिएबल है. फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अंदर आ सकता है, कोई भी चीज़ बाहर जा सकता है. सेलेक्टिव परमिएबल नहीं है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने देखा था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल्स है. यहाँ पे फ्रीली परमिएबल है. विच एवर थिंग कैन कम इन, विच एवर थिंग कैन गो आउट, राइट. एंड ये जो सेल वॉल बनता कैसे है? इट इज़ बेसिकली सेक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ. ओके, किस लिए? ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए और साइटोप्लाज्म को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए. और सेल, प्लांट सेल अपने प्रोटेक्शन के लिए सेल के थ्रू एक चीज़ को सेक्रीट करता है और वो चीज़ आगे जाके क्या बन जाता है? एक सेल वॉल बन जाता है. ओके, एंड सेल वॉल ऑल्सो डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द प्लांट सेल, क्वाइट नेचुरल, राइट. फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि जो सेल वॉल है वो एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड से बना होता है. एंड फाइब्रस पॉलीसेकेराइड इज़ नथिंग बट सेल्यूलोज. तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेल वॉल किसका बना है? सेल्यूलोज का बना है. और ये जो छोटे छोटे जो सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं, जब वो सारे मिल जाते हैं एक साथ, उसको माइक्रोफाइब्रिल्स करके नाम दिया जाता है. और माइक्रोफाइब्रिल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, सेल वॉल हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ पे हमने जो देखा वो फीचर्स देखा सेल वॉल का. ओके, तो बेसिक डेफिनेशन भी देख लिया, बेसिक फीचर्स देख लिया कि वो नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है. ओके, और सेल वॉल बनाता कौन है? सेल सेक्रीट करके ही बना रहा होता है ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर सकें. एंड एट द सेम टाइम ये जो सेल वॉल बना है वो फाइब्रस पॉलीसैकेराइड का बना होता है जो कि सेल्यूलोज होता है. ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. अगर हम सेल वॉल के फंक्शंस को देखें तो बेसिकली इट प्रिवेंट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड. टर्जिड का मतलब क्या होता है? वो प्लांट सेल को स्वेल होने नहीं देता. एक आउटर कवरिंग, हार्ड कवरिंग के वजह से वो क्या होता है, अंदर के कंटेंट स्वेल नहीं होता. ओके, एंड मोर ओवर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ये हमें पता है. इट इज़ फ्रीली परमिएबल, ये भी हमने देख लिया पीछे. एंड इट हैज़ नैरो पोर्स नोन एज पिट्स. तो सेल वॉल के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि रेस्पिरेटरी गैसेस अंदर और बाहर जा सके. वो बेसिकली पिट्स के थ्रू जा रहे होते हैं. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट जैसे मान लो दो सेल्स है, दो सेल वॉल है, तो दो सेल वॉल एक दूसरे से ग्लूड कैसे हो रखे हैं? The cell walls are basically, or the adjacent cell walls are glued together by a jelly-like substance which is made up of calcium and magnesium, which is known as middle lamella. तो यहाँ पे अगर आप देखो इनके बीच में इनको जो ग्लू करके रखता है, यानी कि चिपका के जो रखता है, दो एडजेसेंट सेल वॉल्स को जो चिपका के जो रखता है, उस चीज़ का नाम है मिडिल लैमेला. एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है. ओके, सो दैट वाज अ नोट देयर. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कंटेंट. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ पढ़ते हैं जो कि प्लाज्मोलाइसिस है. अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, ये जो ब्लू कलर का जो लाइनिंग है वो सेल वॉल है, ग्रीन कलर का जो लाइनिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है और अंदर आपका सेल है. ओके, ये एक नॉर्मल आपका प्लांट सेल है. अब होता क्या है, समटाइम्स आपका जो सेल होता है वो पानी को क्या करता है, लूज़ कर जाता है. पानी को लूज़ करने के बाद वो ना श्रिंक हो जाता है. यहाँ पे देखो आपका सेल वॉल से दूर हो गया है आपका सेल मेम्ब्रेन. देख रहे हो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये जो वाइट एरिया है वो स्पेस है. सेल वॉल वैसे का वैसे ही पड़ा है, सेल मेम्ब्रेन दूर हो चुका है. तो देर इज़ अ स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. और ये क्यों है, ये श्रिंकेज क्यों है? इस श्रिंकेज का मतलब है प्लाज्मोलाइसिस. व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देर कैन बी मेनी रीजन्स फॉर दैट. देर इज़ अ श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग कंपोनेंट है
अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में सेल तो छोटा हो गया लेकिन प्लांट का सेल वॉल वैसा का वैसा ही रहता है, ओके, इसलिए प्लाज्मोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो ये 3 टॉपिक हमने देख लिया, सेल वॉल देख लिया, फीचर्स देख लिया, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल देख लिया, और प्लाज्मोलाइसिस क्या है वो देख लिया। अब जरा देखते हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस। बहुत सिंपल डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपको सेल वॉल किस में मिलेगा, सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है और थिक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ लिविंग एंड थिन। ऑब्वियसली यू नो दैट। सेल वॉल रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आपका फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है और सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, ओके। इट ओनली अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ selective material. Then on the other hand, you see in the 5th part, I've explained one thing, that the cell wall is made up of cellulose, okay, and a cell membrane is basically made up of lipids and proteins. In the 6th point, you see that cell wall का basic function क्या है, it provides protection and strength to the cell. On the other hand, cell membrane का basic function क्या है, वो अंदर के cellular contents को hold करके रखता है, right? So these are the basic difference between a cell wall and a cell membrane. Now we are moving on further. अब हम आगे देखते हैं nucleus. Now nucleus is a very important topic from this chapter, right? So nucleus है क्या? It is a large centrally located spherical cellular component. याद करो जब मैं आपको बेसिक जब स्ट्रक्चर बनाया था, ये आपका सेल मेम्ब्रेन था, अंदर एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था न्यूक्लियस, और ये वाला जो पॉइंट था ये साइटोप्लाज्म था, ये सेल मेम्ब्रेन था और ये न्यूक्लियस था, इजंट इट, राइट। सो न्यूक्लियस का खास बात क्या है, इट इज़ बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि वो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है, वो एक न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म करता है, ओके। एंड न्यूक्लियर एनवेलप मतलब क्या है, इट इज़ बेसिकली द स्पेस बिटवीन 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और इस न्यूक्लियर एनवेलप का एक स्पेसिफिक वजह है, वो क्या करता है, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप होने की वजह से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड रहता है, ओके। और यू नो दैट द बेसिक कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल वो कौन है, न्यूक्लियस है। मैंने वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। सो इट इज़ बेसिकली द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, कौन, न्यूक्लियस, ओके। अब आगे देखते हैं न्यूक्लियस। जब आप देखते हो, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, जब आप न्यूक्लियस देखते हो, ये आपका प्रॉपर न्यूक्लियस है, राइट। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है, ओके। सो वी विल अंडरस्टैंड द 3rd पॉइंट विच इज न्यूक्लियोप्लाज्म नाउ। सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म? इट इज़ बेसिकली द लिक्विड कंपोनेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस। याद करो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में ये जो पोर्शन है, दैट इज़ व्हाट नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, जो लिक्विड पोर्शन है। जैसे सेल के लिए साइटोप्लाज्म है, वैसे ही न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स हैं। वो 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, एक है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमैटिन मटीरियल, ओके। अब हम सेल एक न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपने न्यूक्लियस में क्या देखा, न्यूक्लियस एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट है जो कि बेसिक कंट्रोल यूनिट है सेल का, ओके। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इट इज़ बेसिकली बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, जो कि एक न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म करता है। न्यूक्लियर एनवेलप की वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, ओके। फिर हमने ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स हैं, एक है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमैटिन मटीरियल। पहले तो न्यूक्लियोलस के बारे में स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज द न्यूक्लियोलस? इट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस विच इज़ रिच इन प्रोटीन्स, प्रोटीन रिच है, एंड दिस इज़ ऑल्सो द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। यू नो, राइबोसोम एक ऑर्गेनली है जो कि प्रोटीन्स को बनाता है। यू नो वाई प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सिमिलरली सेल को बनाने के लिए भी प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्वॉल्वमेंट है। तो न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम्स को बनाना, समझ रहे हो, ओके। राइबोसोम्स के बनाने को फॉर्मेशन को बोलते हैं राइबोसोम बायोजेनेसिस। तो न्यूक्लियोलस को
फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हैं। क्यों भैया? क्योंकि न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम बनाना, और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन्स को बनाना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है ये, राइट। तो यहाँ पे हमने अभी न्यूक्लियोलस देखा। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने डायग्राम बता रखा है। अब ये आपका एक न्यूक्लियस है, ओके, जिसमें आप देखते हो कि ये कवरिंग देख रहे हो आप, ये राइट, ये आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद अंदर ये आप देखते हो ये वाला जो रीजन है, ओके, दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस, ओके, जो कि राइबोसोम बनाता है। और इसके अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल दिख रहा है आपको। इस थ्रेड लाइक मटेरियल का नाम है क्रोमैटिन मटेरियल। अभी आगे जाके आप उसको और अच्छे से लेवल में समझेंगे कि क्रोमैटिन मटेरियल होता क्या है। एंड देन ये जो लिक्विड पोर्शन है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड there are small areas where you don't see the nuclear membrane. Those areas are known as nuclear pore, जहाँ से चीज़ें अंदर और बाहर जाती हैं, okay. So this is what an exact structure of a nucleus. Now let us understand what is a chromatin material. अभी आपने ऊपर देखा यहाँ पे thread like material है ना, ये let's suppose I'm making a nucleus here, ये आपका न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक मटीरियल पड़ा हुआ है, ओके। इस थ्रेड लाइक मटीरियल का नाम है क्रोमैटिन मटीरियल। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब ये जो क्रोमैटिन मटीरियल है वो डीएनए और प्रोटीन्स का दोनों का मिलके बना होता है। नाउ व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट स्टोर्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन। एक सेल फंक्शन कैसे करता है, जितने भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उन सब चीज़ों के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है? डीएनए में स्टोर्ड है। एक तरीके से आप मान के चलो जैसे कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क है ना, उसके सीपीयू में हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। सिमिलरली एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर डीएनए होता है, और इसी डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है कि एक सेल कैसे फंक्शन करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे फंक्शन करेगा, ट्रेट्स फीचर्स, एक सेल के फीचर दूसरे सेल में कैसे कन्वर्ट होगा, सो मेनी थिंग्स. So DNA basically stores all the information about the metabolic activities, about growth and reproduction, everything. So chromatin material is something which is very important. सोच के देखो कि एक कंट्रोल सेंटर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, राइट. तो अभी हमने क्या क्या कवर किया? हमने सबसे पहले न्यूक्लियस कवर किया, फिर उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म कवर किया, न्यूक्लियोलस कवर किया, उसके बाद डायग्राम देखा हमने, एंड देन क्रोमैटिन मटेरियल देखा, जो कि हमें ये पता चला कि इट्स अ थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. एंड डीएनए का काम क्या है? बेसिकली इट स्टोर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अबाउट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, ओके. अब ये क्रोमैटिन मटेरियल आगे जाके दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स और जीन्स, ओके. अब वो कैसे हो रहा है ज़रा हम समझते हैं. नाउ कम टू दिस पॉइंट, ओके. सो यहाँ पे मैंने आपको देखो, ये आपका क्रोमैटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर है. तो मैं न्यूक्लियस अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट सिंगल पोर्शन दिखा रहा हूँ. अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, वो अपने आप को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक पैटर्न में, लाइक दिस. उस पैटर्न का नाम है क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स को भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, लेकिन क्रोमोसोम दिखता कब है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली. तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है. क्रोमैटिन मटेरियल सेल डिवीजन के दौरान एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होता है, वो पैटर्न को बोला जाता है क्रोमोसोम, ओके. आपने मूवीज़ में भी देखा होगा ऐसा वाला पैटर्न. अब ये जो पूरा पैटर्न है, यहाँ से लेकर पूरा जितना जो पैटर्न है, ये पूरा का पूरा पैटर्न को क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है. और इस क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे मान लो ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है या ये वाला सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट ले लो, इन सारे सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ओके. तो टेक्निकली जीन क्रोमोसोम के अंदर है और क्रोमोसोम क्रोमैटिन का बना होता है. तो सारी एक ही चीज़ है, कहने का मतलब है. अब जरा इसका डेफिनेशन समझते हैं. व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज़ बेसिकली अ thread-like structure present in nucleus that become visible only during the cell division, and it contains genes. So that is the basic definition for chromosome, okay. क्रोमोसोम का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कि वो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान आपको देखने को मिलेगा. अब जीन क्या है? नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके बारे में हम 10th क्लास में बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे. 9th क्लास में तो इतना स्टडी है नहीं जीन के बारे में. जीन जो है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम which carry hereditary information. What is that?
जीन इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर है और डीएनए का बना है इसलिए बोला गया है सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम विच कैरी हेरिडिटिकल इन्फॉर्मेशन। ना द वर्ड हेरिडिटी मैंने आपको नीचे समझा रखा है, अभी आगे बताऊंगा। जीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो भी फीचर्स एक पेरेंट का फीचर, बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, हेयर कलर, आई कलर, कम्प्लेक्शन, वट एवर फीचर्स आर द पेरेंट्स आर हैविंग, दे आर जस्ट ट्रांसफर टू देयर किड्स, इजंट इट? किड्स मतलब ऑफस्प्रिंग्स। तो वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज जीन इज द थिंग विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टडी करेंगे 10th क्लास में तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ट्रेट्स कैसे पास ऑन हो रहे हैं। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड हेरिडिटी एंड इन्फॉर्मेशन। सो ये सब हम आगे जाके स्टडी करेंगे, राइट? अभी हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि which is the actual factor which is responsible for transferring the features from parents to offspring. It is the genes, and genes are present in chromosomes, and chromosomes are within the chromatin material, and chromatin material are inside nucleus, and nucleus is inside a cell. So technically देख रहे हो ना hierarchy कितना लंबा होता जा रहा है। Okay, अब यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो फीचर्स हैं पेरेंट्स के फीचर्स जब ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या समझ लिया है? यहाँ पे हमने बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम समझ लिया है, क्रोमोसोम का डेफिनेशन समझ लिया है, जीन क्या होता है वो समझ लिया है, हेरिडिटी क्या होता है वो समझ लिया। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि एक यूकैरियोटिक अगर मैं सेल लेता हूँ, ओके, एक यूकैरियोटिक सेल में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, जो कि बोलते हैं कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर एक यूकैरियोटिक सेल लोगे, एक कंप्लीट सेल लोगे तो उसमें डेफिनेटली 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम बोलो या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बोलो, बिकॉज क्रोमोसोम्स दे ऑलवेज वर्क इन पेयर। ओके, सो 46 तो हो गए सिंगल सिंगल, लेकिन अगर पेयर में डालेंगे तो कितना क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हाउ कम इट इज? ओके, दिस वे। सो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि कौन है? 23 पेयर्स या फिर सिंगल्स में 46 क्रोमोसोम, यानी कि जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जिस सेल में होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल्स। ओके, बस इतना सा समझना है, जिस सेल में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको बोला जाता है डिप्लॉयड सेल। उसको क्या बोला जाता है? डिप्लॉयड सेल्स। ऑन दी अदर हैंड अनपेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है, जहाँ पे कोई पेयर नहीं है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है, उनको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ओके, अब आप पूछोगे सर हैप्लॉइड सेल्स का एग्जांपल बताओ। देर आर सर्टेन सेल्स विच ओनली कंसिस्ट ऑफ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो व्हेन आई से हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट मीन्स ओनली 23 क्रोमोसोम्स। जैसे देर आर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, like for example sperms and ovum, okay, जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, तो दे आर बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स, दे आर ओनली हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, देर आर समटाइम्स दे गिव यू द क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, so whenever you are having complete set of chromosome, that is 46 number of chromosomes or 23 pairs of chromosome, that is known as diploid cells. Whereas on the other hand, if you get only half the number of chromosomes, that is only 23 chromosomes and having no pairs, that is known as haploid cells या simply haploid cells. Okay, अब फाइनली आके हम फंक्शंस को समझ लेते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, बिकॉज ये न्यूक्लियस पूरे सेल का कंट्रोल यूनिट है ना। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, एक सेल कैसे फंक्शन करना चाहिए वो सेल साइकिल होता है, तो उसको भी रेगुलेट करता है। एंड फाइनली अब क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही आपका क्या पड़ा हुआ है? जीन्स, क्रोमोसोम्स, तो इट ट्रांसमिट्स द हेरिडिटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सो देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस एज वेल। तो न्यूक्लियस अपने आप में एक बहुत बड़ा कंटेंट है, आपने काफ़ी कुछ सीखा इसके अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म सीखा, ओके, न्यूक्लियोलस सीखा, क्रोमैटिन मटेरियल सीखा, क्रोमोसोम, जीन्स वगैरह सीख लिया आपने इसके अंदर, अब फंक्शंस भी सीख लिया, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, राइट। अच्छे से नोट्स बनाइए इसका, कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा है इसको रिवाइंड करके एक बार सुनो। स्टिल यू डोंट गेट इट, यू आर फ्री टू कॉल मी और टेक्स्ट मी, राइट, बट अच्छे से समझे। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, राइट। ओके, सो आई विल रैप अप टुडे टिल दिस। सेल ऑर्गेनेल्स वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वाले क्लास में कवर अप करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।